हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बैंकिंग सिंप्लीफाइड। आज इमेजिन करते हैं दैट यू आर अ मैनेजर ऑफ अ वेरी बिग बैंक और आपने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट को ह्यूज लोन अप्रूव किया हुआ है एंड सडनली दैट बोरोवर डिफॉल्ट्स, जिससे कि आपके पूरे बैंक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज लोन। Who is going to make sure कि ये जो डिफॉल्ट आपके बैंक को हुआ है, जो लॉस आपके बैंक को हुआ है, ये बाकी बैंक्स को इफेक्ट ना करे और इंडियन इकोनॉमी को एज अ होल इम्पैक्ट ना करे। दिस इज वेयर बेसल नॉर्म्स कम इनटू पिक्चर। जैसे देर आर आईसीसी रूल्स फॉर द प्लेयर्स इन क्रिकेट, वैसे ही देर आर बेसल नॉर्म्स फॉर बैंकिंग। बट ये जो हम बार बार बेसल बेसल बोलते रहते हैं, व्हाट यू थिंक इज बेसल? बट बिफोर दैट, कैन यू गेस ये कहाँ की पिक्चर है? विच प्लेस इज दिस? यू सी दिस प्लेस दिस पिक्चर वेरी कॉमनली इन द इंटरनेट, इन वॉलपेपर्स। यू करेक्ट, दिस इज स्विट्जरलैंड। सो बेसल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड जिससे कि इन नॉर्म्स को ये नाम मिला है। अब आप पूछोगे कि क्यों बेसल? बिकॉज बेसल इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS. BIS is the Bank of International Settlement, which is like the central bank for all the central banks in the world. जैसे इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises and controls and regulates all the banks within the country, वैसे ही BIS, Bank of International Settlement, controls is like a central bank, regulates and supervises all the central banks of the world. BIS is headquartered in Basel, Switzerland, और उन्होंने G10 मेंबर्स को लेके एक कमिटी फॉर्म किया था called BCBS, which is Basel Committee for Banking Supervision. So Basel Committee of Banking Supervision was formed by G10 members and this committee formed Basel norms. जो पहला Basel norm फॉर्म हुआ था उसको हम Basel 1 नहीं बोलते थे पहले. It was called BIS Accord, which was formed in 1988. So 1988 saw the first Basel norms that came into picture by BCBS. तो ये जो first Basel 1 उन्होंने क्रिएट किया था, it was like the basic. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आईफोन बेसिक से शुरू हुआ था, राइट? आईफोन 10, आईफोन 11 और आज आईफोन 16 है, आईफोन 16 प्रो है, जिसमें फीचर्स हैव इम्प्रूव्ड और वो फीचर्स चेंज करे जा रहे हैं बेसिस द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। सिमिलरली BCBS have been improving these norms, Basel norms, over time to meet the needs and the changing business environment of the economy. तो सबसे पहले जो आए थे norms उनको उन्होंने Basel 1 कर दिए. Then in 2004 came Basel 2 and after the financial crisis जो 2008 में हुआ था, 2010 saw the formation of Basel 3. So there's Basel 1, 2 and 3 जिसके बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे. Now BCBS में currently there are 45 members. It started with G10 members, now it's a 45 member committee. So this committee wants to have a proper supervisory role over all the central banks of the world. तो basically एक common point हो जहाँ से banks के पास rules and regulations आए so that all the banks in the world are resilient to any kind of crisis, to any kind of situation जहाँ पे crisis हो सकता हो, whether it is economical or financial. Moving on, why do we need Basel norms? The major reason जो आपको याद रखना चाहिए, Basel norms were formed to protect the depositors' money. Now what is a bank? Bank क्या करती है? Savers से पैसे लेके they give the money to borrowers. यानी कि जिसको पैसे चाहिए उनको पैसे देती है from whoever has excess money. तो डिपॉजिटर्स कौन है? हम लोग, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. हम अपना हार्ड अर्नड मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक्स को. बैंक्स वो पैसे लेके उनको देती है जिनको पैसे की ज़रूरत है और वहाँ से भी इंटरेस्ट लेती है, और जो डिपॉजिटर्स है जो अपने सेविंग्स उसमें डालती है उनको वो इंटरेस्ट देती है, राइट? सो दैट इज़ अ सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट बैंक्स वर्क विथ. नाउ ये जो पैसे बैंक्स देती है, डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक के पास होता है, इट इज़ बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट मनी सेफ, राइट?
बट इन केस जो पैसे हमने बोरोवर्स को दे दिए, इन केस द बोरोवर्स डिफॉल्ट, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हाउ विल द बैंक repay its obligations to depositors? Depositors कभी भी आके बोल सकती है that this is my hard earned money, I want my money back. उस टाइम पे बैंक्स के पास उतना कैपिटल होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए that banks are able to repay. Now we'll try to understand this thing with a simple numerical. Okay, so let's assume आज हम बैंक्स के मैनेजर्स, बैंक्स के ओनर्स सब बनने वाले हैं. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट यू ओन अ बैंक. ओके, एंड you have invested 1 crore rupees in the bank. तो ये आपका क्या है? ये आपका ओनर्स फंड है, यानी कि दिस इज योर कैपिटल दैट यू हैव पुट इन द बैंक. दिस इज योर मनी. And let's name this bank ABX Bank. ABX Bank has been started by you with a capital of 1 CR, and this is the owner's fund, the shareholders' money. You are the shareholder. Now, जब आपने बैंक खोला, depositors आएंगे to deposit the money. Let's assume आपके पास 100 crores का deposit आया है. Okay, you have a deposit of 100 crores. Let's name this as deposits. Now, of these deposits, we know from the previous classes also that we have to maintain certain reserves with the Reserve Bank of India and with the bank itself. So, these are again rules and regulations by the Reserve Bank of India. जो हमने देखा था, these are monetary policy tools, right, to maintain the money supply in the economy. तो the reserve requirements, let's assume for now, CRR, SLR जो requirements होते हैं, let's assume is 25%. So ये 100 crores में से जो 25% आपका reserve requirements है, so that is how much reserve requirements, मतलब 25 crores will go in the reserves. ये हम ले लेते हैं, these are your reserves. What is the remaining amount of this? 75 crores. So ये जो 75 crores है, this is your amount that you have with you. Now this 75 crores, what will you do? ये आप lend कर दोगे. So we had studied savers आके रखती हैं, हम borrowers को, बैंक borrowers को दे दे. तो आप क्या करोगे? 75 आपके पास बच गया. Now you will invest it. So basically you will lend it because you also as a bank want to earn interest on the money that you have, right? So ये जो 70 crore rupees आपके पास है, you have lent it out. Let's assume ये जो आपने इसके loans दे दिए, let's assume you have lent it out at the rate of 15%. वो average ले रहे हैं 15%, it might be 10%, 12%, whatever, let's average it out to 15%. So in this 75 crores, you are earning interest of how much? 12 crores. आपको rupees 12 crores का earning हो रहा है. Now since you are running such a big bank, आपके cost भी तो होंगे, आपका furniture, आपका infrastructure, employees, etc. You have costs. Let's assume for the ease of understanding कि 7 crores is your cost for the bank. So when 7 crores is the cost for the bank, what is the profit that is remaining? So 5 CR is your profit that you have. Now 5 CR आपका profit है, 1 CR आपका capital है. And how much have you lent? 75 crores. Let's assume of this 75 crores, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो लोन दिए सारे वापस आ जाएंगे? There can be situations, जो मैंने आपको पहले situation बोला था कि the borrower might default. उसका बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम आ सकता है, या आपने जब लोन दिया आपने प्रॉपर्ली उसका क्रेडिट अप्रेजल नहीं किया, प्रॉपर्ली चेक नहीं किया होगा, जिसकी वजह से द बोरोवर might have defaulted. So ये 75 crores में से let's assume कि 10 crore जो आपने लोन्स दिए थे वो आपको वापस नहीं मिले, यानी कि आपको उतना नुकसान भुगतना पड़ेगा. तो 10 crores is your loss. Let's assume of this 75 crores 10 CR is your loss. Now ये जो आपका लॉस है आप इसको कवर कैसे करोगे? How will you cover this loss?
you have profits of 5 CR, you have 1 crore capital. सबसे पहले तो आप अपने पैसे को डुबाओगे, right? You will not want to take the depositors' money and pay off your losses. That you will not want to do. You will first take the hit on yourself. It's like, मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा सिचुएशन है, जब घर पे आपको सपोजिंग आपने एक लोन लिया है, ठीक है, और आपको वो रीपे करना है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सबसे पहले आपके पेरेंट्स उस लोन को रीपे करना शुरू करेंगे. उसके बाद अगर उनके पैसे ख़त्म हो गए, देन दे विल गो एंड आस्क देयर किड्स कि अगर आप तेरे पास पैसे हैं तो दे दो. एंड एट द लास्ट मे बी दे माइट आस्क देयर ओन पेरेंट्स कि आप ग्रैंड पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि कैन यू रीपे. सो सबसे पहले द पेरेंट्स विल टेक द हिट ऑफ द money that they have to repay or of the loss that they have to go through. Similarly, सबसे पहले the owners of a bank will take the hit to the amount of liability that they have, because it's a limited liability. तो उतना उनका जितना liability है 1 crore का, they will take the hit on that level only. So total there are 6 crore rupees profit से और आपके from your owners fund you have covered your loss. After that how much is remaining? 4 CR. तो ये जो आपका 4 CR रिमेनिंग होगा आफ्टर कवरिंग योर लॉस, यू विल टेक दैट फ्रॉम योर डिपॉजिट्स बिकॉज यू हैव टू कवर योर लॉसेस. नाउ डिपॉजिटर्स मनी विल गो टू लॉस. जो डिपॉजिटर्स मनी है ये 4 crore रुपीज यू विल नॉट बी एबल टू रीपे. सो ऐसे सिचुएशंस के लिए Basel norms come into picture so that you can protect the depositors money in situations like these. Now इसी के साथ, so this is what you understand about. So Basel 1, 2 and 3 जो Basel norms आए थे, it was basically to make sure that there is enough capital with a bank to cover situations of loss without depleting the depositors money. Basel norms I have told you are of 3 types, Basel 1, 2 and 3. Basel 1 जब हुआ था in 1988, it majorly focused on credit risk because उस टाइम पे banks did not have such diverse portfolios, banks did not have too many derivative products where they were investing. So the major risk that they had or faced was credit risk. जैसे कि आज जो risks एक economy face करती है are much complex than the risks that the economy faced way back in the 1980s, right? तो minimum capital requirement under Basel 1 उन्होंने बोला that every bank should have a minimum capital requirement, यानी कि banks के पास 8% capital होना चाहिए of their RWA. Now what is RWA? RWA is your risk weighted assets. वापस हम इसमें आ जाते हैं. What is risk weighted assets? बेजल 1 ने क्या बोला, आपके पास कैपिटल होना चाहिए 8% ऑफ RWA. रिस्क वेटेड एसेट्स यानी कि ये जो आपके एसेट्स हैं, 75 करोड़ लोन जो आपने दिया है इज योर एसेट्स. इसमें से कितना अमाउंट है जो रिस्की है, दैट इज नोन एज रिस्क वेटेड एसेट्स. यानी कि आपका कैपिटल जो है शुड कवर योर रिस्की एसेट्स बाय 8%. दैट इज व्हाट इट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेजेस. In simple language. So 8% of RWA. Now let's try to calculate risk weighted assets. अब क्या होता है, जो आपके पास 75 crores का assets था, your loans in a bank are divided as per how risky they are. तो कुछ loans low risk के होंगे, कुछ loans medium risk के होंगे, कुछ loans high risk के होंगे. For the ease of understanding, let's assume 75 crores में से 25 was low risk, 25 crores was low risk and 50 crores were high risk loans. Now let's take this as medium risk loans. Now every risk जो है medium हो गया, high हो गया, हर risk के लिए एक weightage mentioned है in the RBI guidelines and in the Basel norms. सो बेसिस दैट आप रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हो. आपको जो वेट्स है, वेट्स यानी कि परसेंटेज फॉर्म में आपको दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो आप कितना रिस्क वेट्स लोगे. उसमें तो रिस्क है ही नहीं बिकॉज गवर्नमेंट विल रीपे. इफ़ यू आर गिविंग आउट हाउसिंग लोन्स,
वो थोड़ा रिस्की है, तो उसमें आप कितना परसेंटेज रखोगे, मे बी 20%। अगर आपके AAA रेटेड लोन्स हैं, यानी कि दे आर वेरी गुड रेटेड, रिस्की एकदम लो रिस्क लोन्स है, तो उसका रिस्क वेट कम होगा, 20%, 10%। और अगर आप एग्रीकल्चर लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, जिसमें कि आपका रिस्क इज़ वेरी हाई, यानी कि रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोअर्स इज लो, तो आपका जो रिस्क वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 100 रुपीज़ का आपने लोन दिया है, तो आपको शायद 100 रुपीज़, 100% ऑफ 100 रुपीज़ आपको एज रिस्की एसेट्स मानना पड़ेगा। बट इफ़ यू गिव इट टू, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आपका पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, देन मे बी ओनली 0%, मतलब आपको लेना ही नहीं है, और 10%, तो 100 रुपीज़ अगर G-Secs में लगाया है, तो ओनली 10 रुपीज़ आपको मानना है कि रिस्की है, ओनली 10% चांसेस दैट द अमाउंट विल गो टू लॉस। ना यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, सिंस दिस इज लो रिस्क, लेट्स टेक दिस एज 10% ले लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं, सिंस मीडियम रिस्क है, इसको हम 50% ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं 20%, 10% नहीं लेंगे, लेट्स टेक दिस 20%। सो दिस विल बी योर 5 crores आपका रिस्की, आउट ऑफ द 25 crores 5 crores आपका रिस्की एसेट्स है, एंड आउट ऑफ दिस 50 crore आपका 50% यानी कि 25 crores रिस्की एसेट है। सो व्हाट इज योर टोटल अमाउंट ऑफ रिस्की एसेट्स? 30 crores। दिस इज नोन एज रिस्क वेटेड एसेट्स। ये जो 30 crore रुपीज है इज योर RWA। नाउ 8% कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, इट इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 8%। एंड CAR आप कैसे कंप्यूट करते हो? CAR इज कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो फॉर योर बैंक, जो आपका ABX बैंक था, ABX बैंक के लिए व्हाट इज योर CAR? 1/1 is your capital by 30. So your CAR is 3.33%, which is not meeting the Basel requirements of 8%. So you have to infuse more capital, और पैसे डालोगे, और आप अगर 3 crores डाल देते हो, then maybe you will be somewhere, you will be able to meet the requirements of Basel norms. So I hope you understand the concept of capital adequacy ratio, risk weighted assets, owners fund. ये जो owners fund है, now capital of a bank is also divided into tier 1 and tier 2. पहले tier 3 होता था, but now in Basel 3 they have removed tier 3 capital. Okay, so there's only tier 1 and tier 2. Tier 1 is this, यानी कि द शेयर होल्डर्स फंड विच टेक्स द बिगेस्ट हिट। तो मैंने आपको बोला कभी भी लॉस होगा, द फर्स्ट हिट जो लॉसेस ऑब्जर्व करेगा इज द टियर 1 कैपिटल। सो टियर 1 कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल फॉर अ बैंक, इट इज द कोर कैपिटल ऑफ अ बैंक। एंड टियर 2 कैपिटल में आते हैं आपको सबऑर्डिनेट डेट्स हो गए, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हो गए। तो बेसिकली द डेट्स दैट विल बी पेड, जिसको आप बाद में पे करोगे, या जिससे आप जो लॉसेस बाद में बेयर करेगा। सबसे पहले टियर 1 कैपिटल इज गोइंग टू बेयर द लॉस, एंड इन द सब्सिक्वेंट Basel 2 एंड Basel 3 नॉर्म्स BCBS हैज सेड दैट आपको टियर 1 कैपिटल बढ़ाना है। द बैंक्स नीड टू हैव इनफ टियर 1 कैपिटल, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, रिटेन्ड अर्निंग्स इनफ होने चाहिए कि अगर लॉसेज हो तो वो हिट ले सके, बिकॉज टियर 1 इज व्हाट? The owner's fund. It is that fund that is going to help protect the depositors and not affect any other creditors, not affect the economy as such. Okay, so this is your Basel 1, and Basel 1 was implemented in 1999 in India. Then comes Basel 2. Basel 2 में there are 3 pillars. पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 ये इंट्रोड्यूस किया गया। सो पहले सिर्फ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था इन Basel 1, दैट इज 8% ऑफ योर RWA. सो CAR वाज देयर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। Basel 2 में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 अदर पिलर्स, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। सो मार्केट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं है, आपका एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स नहीं है, दीज आर डिस्क्लोजर्स दैट द बैंक हैज़ टू मेक टू
the regulator. और यहाँ पे in RBI those are known as risk based supervision disclosures जो अलग अलग tranches में होते हैं, tranche 1, tranche 2, tranche 3. there are different instruments या फिर different parameters जैसे LCR हो गया, NSFR हो गया. all these disclosures have to be made to the Reserve Bank of India quarterly, annually, monthly, daily. तो ये जो है वो pillar 3 में आते हैं ये सारे disclosures. Supervisory review is also where economic capital of a bank is computed. And ये जो आपका pillar 1 है, this is where your regulatory capital यानी कि 8% of your RWA needs to be maintained. ये रेगुलेटर्स ने बोला है. इसमें आपका 3 रिस्क एरियाज रेगुलेटर ने कवर किया है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जिसके बेसिस में वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे के कैलकुलेशन पे आते हैं. पिलर 2 में वॉट एवर रिस्क एरियाज आर नॉट कवर्ड बाय द रेगुलेटर इन पिलर 1 आर कवर्ड इन पिलर 2. इसमें आ जाएंगे आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेप्यूटेशन रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, all the different kinds of risk that you get, compliance risk, वो सब इसमें cover करेंगे. और bank will try to ensure that all the risks are covered in pillar 2. And pillar 3, as I told you, is a market discipline. So this is Basel 2. And Basel 2, as I said, was introduced in 2004. Then after the 2008 crisis, Basel 3 was introduced in 2010. Basel 3 में उन्होंने क्या किया? They have included 2 important things apart from capital. One is your leverage and the other is your liquidity and funding. So in the capital also they have introduced 2 other points. एक तो 8% of your RWA is there. That has to be maintained. Plus 2 other points, capital conservation buffer and counter-cyclical buffer needs to be maintained. Counter-cyclical buffer is 0 to 2.5% or that has to be maintained only in times of credit growth, when there's a boom in the credit growth. Lots of credit growth is happening in the economy is booming. At that point of time, you have to keep this, but this has not been implemented in India as of now. 0 to 2.5% and capital conservation buffer is 2.5% of tier 1. For that matter, both these concepts are 2.5% of tier 1 capital. Please write in the comment section below why tier 1 capital, जो मैंने आपको पहले बोला था. So 8% तो आपको रखना ही है, plus you have to keep 2.5% of capital conservation buffer of tier 1. This is also like having a cushion over and above the capital that you have. Okay. Then leverage. So Basel wants to make sure that banks do not take a lot of leverage on the total assets that they have. This is not risk-weighted assets. This is the average total consolidated assets. So how much of your tier 1 capital can fund your total assets? And leverage ratio has to be maintained at least 3% as per the norms. And finally, there is funding and liquidity, where Basel has come up with liquidity coverage ratio and net stable funding ratio. The difference between these two parameters is that LCR is a short-term parameter to see that you have enough liquidity in the bank to meet a stress situation for 30 days. Stress situation ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सारे डिपॉजिटर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गए एंड दे आस्क फॉर देयर मनी, देन यू नीड टू हैव इनफ मनी टू बी एबल टू रीपे देम विद इन द 30-day टाइम पीरियड. और ये जो आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है, ये है योर हाउ मच अवेलेबल स्टेबल फंडिंग यू हैव डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग. यानी कि एक साल के लिए 12 महीने के लिए आपको जो स्टेबल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का रिक्वायरमेंट है, इफ देयर इज अ कैश आउटफ्लो इन दीज 12 months, यू शुड बी एबल टू मीट दैट requirement through your stable funds. Okay. And LCR, NSFR, when I was also working in the bank, these are monitored daily.
whenever there is some movement in these numbers. So LCR and NSFR has to be maintained at 100% by all the banks. And if there is any movement in this, it needs to be reported. So whenever there has been a situation in my previous bank that LCR has gone down, that is when a proper report is to be made and sent to the risk management committee of a bank, telling them why this has happened and how are we going to get it back to its levels. So regulatory level is 100%, but banks internally have kept the threshold at 105%, so that ऐसा कभी situation ही ना आए कि हम 100% के नीचे चले जाते हैं. That we don't want to create, because that is going to create a situation of panic. And now that we have this in PSB Manthan, government has said that we want 2 banks that has to be globally competitive, and in the top 20 banks in the world, abhi all banks are going to try and comply with the Basel requirements. Especially the public sector banks will try कि जितना भी Basel requirement है वो comply कर सके. Okay, only then they'll be able to compete globally, right? Otherwise, if you're not complying with the regulatory requirements, how can you even think of reaching that level? So Basel, as per Basel, as I had said, 8% plus 2.5, आपका 10.5 should be your minimum capital that you have to maintain. The capital adequacy ratio as per Basel 3 is 10.5, but RBI has kept it at 11.5. हम 1% ज़्यादा रख रहे हैं. Especially हम 1% ज़्यादा रख रहे हैं for the CAR, because we want to be at the conservative side. We don't want to mess with the global standards and want to be at a safer side, keeping it at 11.5%. So I hope this is clear to you. You understand Basel norms properly now. You understand what is capital adequacy ratio, what is risk weighted assets, what are Basel 1, 2 and 3 norms, how did it come into picture and why has it come into picture. And just I would like to end the lecture with one thought in your mind. If you were the regulator and you were supposed to create Basel 4 norms, how would you create it? What things would you innovate? ये आप सोच सकते हो, with the changing business environment, with the changing landscape today, AI coming into picture, cyber risks coming into picture, how would you formulate Basel 4 and what are the risks that you would want to include in Basel 4 which has not been included in Basel 3? I hope you like the lecture. Thank you so much.